आज के शो में। मौजूदा हुकूमत का फैसला कुन माशी साल बजट का बेचैनी से इंतजार। नए बजट में आवाम पर मजीद टैक्सों का बोझ डालने की तैयारी। IMF की नई शराइत। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनक़ाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, बजट से मुतालिक ख़ास तौर पे टैक्स कवानीन से मुतालिक जो तरामीम जो तजावीज़ हैं और तरामीम हैं जो मुतवक्का हैं बजट के अंदर, उनका इम्पैक्ट, उनका असर एक आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या पड़ेगा। ख़ास तौर पर IMF के साथ हमारा फ्रेमवर्क जो तय हुआ है, जो हमने टारगेट सेट किए हैं, उन टारगेट्स की इम्प्लीमेंटेशन हो तो गए सेट, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पर बहुत बड़े गहरे और संगीन नौयत के सवालात हैं कि आखिरकार 1100 अरब रुपए हम कैसे कलेक्ट करेंगे एक ऐसी इकॉनमी में जिसकी ग्रोथ बिल्कुल स्लगिश है। कैसे आखिरकार इस महंगाई की शरह के साथ आगे अपने रेवेन्यू टारगेट्स को मजीद इनडायरेक्ट टैक्सेस के बोझ पर हम डालेंगे। एक गैर मुनसिफाना टैक्स निज़ाम के साथ हम कितना और इस जो रियासत अपने मामलात को माशी घसीट सकती है, ये बड़े अहम सवालात हैं। और टैक्स के खास पर्सपेक्टिव से हम बात करेंगे। बड़े खास मेहमान टैक्स के हवाले से प्रोग्राम में साथ होंगे, तो उनसे ये सारी गुफ्तगू होगी। आगे बढ़ाने से पहले प्रोग्राम जो हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत के कमेटीज़ क्या कह रही हैं इस आने वाले बजट के बारे में, राना सनाउल्लाह साहब से, गवर्नमेंट के जो अहम मिनिस्टर हैं, उनसे पूछा गया था सहाफ़ियों ने रिसेंटली कि बजट में क्या हो सकता है, तो उन्होंने रिलीफ की बात की थी। ये रिलीफ मिल सकता है या नहीं, ये सवाल उठाएंगे। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा था, जरा सुनाते हैं। लेट्स से दिस सर, बजट के हवाले से बताइएगा, क्या कोई टैक्सेस में बजट के हवाले से IMF की टीम भी आई हुई है, उसके साथ भी हमारे जो फाइनेंस डिवीजन के लोग हैं, हमारे मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर हैं बलाल अजहर साहब, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब हैं, सेक्रेटरी मिलाद मुसाल साहब हैं, उनकी मीटिंग्स चल रही हैं। और इसी तरह से जो मुख्तलिफ कमेटीज़ प्राइम मिनिस्टर साहब ने बनाई हैं, उनमें भी डिस्कशन चल रही है BR के मतलब टैक्सेशन, कोई नए लगाने हैं, कोई पुराने हटाने हैं, तो ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं। तो आने वाले दिनों में ये इनके ऊपर कोई फ़ैसला होगा। फ़िलहाल सारी चीज़ें अंडर कंसिडरेशन ही है। सर, आप कोई बता सकते हैं, कोई खुशखबरी सुना सकते हैं आवाम को कि टैक्सेस कम होने का इम्कान? वो खुशखबरी जो है वो सुनाना जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हक़ है, मैं नहीं सुना सकता। वो सुनाएंगे इंशाल्लाह, और रिलीफ मिलेगा लोगों को इंशाल्लाह, ज़रूर, ये बात है। ठीक है सर। आखिर में सर सिर्फ ये बता दीजिएगा, क्या ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं, इसकी कीमतें अब कम होंगी या अब दोबारा कोई बढ़ने का इम्कान? देखिए जी, अल्लाह करे अगर तो ये जंग जो है ये ख़त्म हो जाती है और आबनाए हुकूमत जो है वो खुल जाती है, तो फिर तो बहुत कम होंगी। और अगर इसी तरह से चलता रहता है और कोई बेहतरी आ जाती है तो फिर भी कम हो जाएगी। लेकिन अगर खुदा न खासा हालात और ख़राबी की तरफ गए तो फिर ये पूरी दुनिया को जो है वो फिर मुश्किलात का सामना होगा। नाज़रीन, सवाल ये है कि गवर्नमेंट रिलीफ की बात तो करती है और हर बजट से पहले करती है, लेकिन वो रिलीफ मिलता नहीं है। और सब में अहम बात, अगर 1100 अरब के नए टैक्सेस या 1100 अरब के टैक्स कलेक्शन में इजाफे की गवर्नमेंट उम्मीद रख रही है, ऐसी स्लगिश गवर्नमेंट ग्रोथ के साथ, तो कैसे ये अचीव होगा? और ख़ास तौर पर हुकूमत अशराफिया को हासिल छूट, टैक्स छूट या मरात ख़त्म करके भी 1000 अरब कलेक्ट कर सकती है। ये कैसे हो सकता है, ये प्रोग्राम में आगे जाके बात करेंगे। लेकिन अशराफिया, हुकूमत के अपने अखराजात, उनको रैशनलाइज करके हुकूमत ये पैसे बचा सकती है। ज़रूरत नहीं है कि 1000 अरब हमसे, हमारी घालों से निचोड़ा जाए, ये अपने अखराजात को कम करके भी किया जा सकता है। लेकिन ऐसा क्यों करेंगे और ऐसा कौन करेगा कि इतने ड्रास्टिक मेजर्स उठाए जाए? राजा परवेज साहब से भी सवाल पूछा गया था बजट से मुतालिक कि क्या तवक्कात है, पीपल्स पार्टी क्या उम्मीद है, और उन्होंने बतौर कमेटी मेंबर क्या कहा था। लेट्स से जी, राय साहब, आपको सर कमेटी का सरबराह बनाया गया है, क्या देख रहे हैं, किस तरह का बजट पीपल्स पार्टी तजवीज़ करेगी? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपको पता है कि बजट जो है वो मुल्की हालात और मुल्की माशी हालात को सामने रख के ही बनाया जाता है। और हर हुकूमत की कोशिश होती है कि वो ऐसा बजट बनाए जिससे आवाम को रिलीफ मिले, उनकी तकालीफ जो है वो कम से कम हों। पाकिस्तान भी इस वक्त मैं समझता हूँ कि आपके इल्म है कि बहुत सारे वजूहात की वजह से माशी दबाव पे हैं, IMF के मकरूज़ हैं। और इस हालात में मैं समझता हूँ कि हमारी ख्वाहिश होगी कि पीपल्स पार्टी ऐसी इनपुट दे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी लाई जा सके।
अच्छा सर, कोई टैक्सेस के खात्मे का मुतालबा करेगी पीपल्स पार्टी? जो पेट्रोल पर लेवी ले जा रही है बहुत ज़्यादा। देखिए, यकीनन हमारी तो ख्वाहिश होगी कि कम से कम टैक्स हो, लोगों पर बोझ कम हो, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि जो माशी सूरत हाल है उसको देखकर, अपनी चादर देखकर ही फिर मैं समझता हूँ पाँव फैलाने पड़ते। अच्छा, आखिर में सर 28वीं तरमीम का बता दें, क्या बजट से पहले आ रही है? मेरा नहीं ख्याल, हमें ये बातें सुनते हैं आप लोगों से, ना तो हमें किसी ने कोई पता है, ना हमारे इल्म में है, ना हमारे जहन में है कोई खाका उसका। नाज़रीन, अहम तरीन गुफ्तगू। अब ये आप अंदाज़ा लगाएं कि गवर्नमेंट कह तो रही है रिलीफ, अपोजिशन या इत्तेहादी गवर्नमेंट के वो भी तवक्कात का इजहार कर रहे हैं, लेकिन लेट्स सी के बजट में क्या होता है। टैक्सेशन के हवाले से पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम के फ्लॉज को हम करेंगे बेनकाब, उसके अहम जो नुक्स हैं आपके सामने रखेंगे, आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ गवर्नमेंट अपने अखराजात कम करके आवाम को छूट दे सकती है, वो कौन से एवेन्यूज़ हैं जिनके ऊपर टैक्स अभी तक लागू ही नहीं हो रहा या जिनके ऊपर इन्फोर्समेंट ही नहीं हो रही, और उन एवेन्यूज से कलेक्ट करके कितना पोटेंशियली गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर सकती है। ऑल दिस आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक इन बेनकाब। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन हक़ाइक़, अहम सवालात। डॉक्टर इकरामुल हक साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, माहिर हैं टैक्स उमूर के, माहिर हैं माशी उमूर के। डॉक्टर साहब खुशामदीद कहेंगे आपको। डॉक्टर साहब बताइएगा कि ये मुनसिफाना टैक्स निज़ाम, आपका मैंने रीसेंट कमेंट्स ही पढ़े बजट के ऊपर, तो कितना नागुज़ीर हो चुका है मौजूदा सर्कमस्टांसेस में कि हम उस तरफ कदम बढ़ाएं या कोई इक़दाम उठाएं बजट में? ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो इस वक्त आबादी की, तो आपको पता है कि किस तेज़ी से बढ़ रही है, और उनको सिर्फ यूथ को हमें मुलाजमतें देने के लिए 5 मिलियन से ज़्यादा इस वक्त उनकी डिमांड है सालाना। तो अगर हम नई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करेंगे, और ख़ास तौर पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ज़्यादातर आबादी जो है वो वहाँ पे मुकीम है, वो भाग भाग कर फिर शहरों की तरफ आते हैं, क्योंकि वहाँ उनको मौके नहीं मिलते हैं। तो ना सिर्फ ये कि रूरल एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से इकॉनमी एकदम आगे बढ़ेगी, बल्कि हमारी जो एग्रीकल्चर है वो बहुत बड़ा हमारे लिए सोर्स है। एक तो हम उससे फूड सिक्योरिटी बना सकते हैं और बहुत बड़ा एक्सपोर्टेबल सरप्लस निकाल सकते हैं। ब्रिटिश राज के ज़माने में ये इलाका जो अब हमारे हिस्से में पंजाब आया, पूरी दुनिया को गल्ला सप्लाई करता था, और कपास की मांग जो थी वो तो यूरोप की तमाम मंडियों में और मैनचेस्टर तक थी। तो अब हमें क्या हुआ कि हमने इतने बड़े खित्ते को, जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम है, उसको सिर्फ बर्बाद करने के लिए रखा हुआ है। तो अगर हमें मईशत को आगे बढ़ाना है तो ये चीज़ें हमें ठीक करनी होंगी, और जब तक हम ये चीज़ें ठीक नहीं करेंगे, हमारा टैक्स में भी कोई बेहतरी नहीं होगी, क्योंकि अभी तक सिर्फ हम उन्हीं लोगों को टैक्स किए चले जा रहे हैं जो टैक्स नेट में हैं, और बिला वजह टैक्स रेट को बढ़ाकर हमने सनतों को भी बंद किया है, और ज़िंदगी की जो हमारी तकालीफ है वो भी बढ़ रही है। आप देखिए, पेट्रोलियम लेवी को अगर आप उसमें कार्बन भी शामिल करें और इंपोर्ट लेवल का टैक्स, तो ये 47% टैक्स बनता है। अब 47% टैक्स तो पूरी दुनिया में कहीं पेट्रोल पर नहीं है, मगर हमने क्या हरकत की है कि एक ऐसी कमोडिटी को जो हर एक के इस्तेमाल में है, उसको इतना महंगा कर दिया है। ये तो एक गरीब आदमी जो घर से निकलेगा उसको भी इसको हिट करेगा, और एक स्टूडेंट अगर 1 लीटर डाल के कॉलेज आएगा और एक SUV वाला, दोनों के साथ आप एक जैसा सलूक कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा गैर मुनसिफाना टैक्स क्या हो सकता है? डॉक्टर साहब, लेकिन ये एक तो मुनसिफाना टैक्स का निज़ाम ठीक, वो एक अपने जगह, दूसरी तरफ जो चीज़ देख के या सोच के इस पर हम हॉल उठ रहा है, वो एडिशनल टैक्सेस हैं जो इस बजट में प्लान कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अराउंड 430 बिलियन एडिशनल टैक्स मेजर्स हैं, जिसमें इन्फोर्समेंट अलग है और एडिशनल टैक्सेस अलग हैं, और ओवरऑल 1100 बिलियन रुपीस उसमें PL टारगेट्स को मजीद बढ़ाएंगे वो। तो ये पहले तो ये कि ये अपने अखराजात क्यों नहीं कम करते, ये जो हुकूमत है हमारी, ये हम पर 1100 रुपये हम कहाँ से निकालेंगे, जब ऐसी सूरत में जो इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, हम तकरीबन एक स्टैगफ्लेशन के फेज़ में काफ़ी अर्सा रहे हैं। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल इवन कि ये जो हम टारगेट सेट कर रहे हैं IMF के साथ, ये प्रैक्टिकल भी हैं, और कैसे होंगे ये पूरे?
बिल्कुल नहीं। जी, बिल्कुल नहीं। देखिए, बड़ा मसला ये आ रहा है कि अभी पाकिस्तान को बहुत सा एडवांटेज हासिल होने वाला है इस सेकंड पार्ट ऑफ 2026 में। वो इस वजह से कि अब हमारी पोर्ट्स जो हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि एक्टिविटी होगी, क्योंकि स्टेट ऑफ फ्लोट का मसला बहुत जल्दी हल होने वाला नहीं है। मगर दूसरी तरफ हम इस तरह के टैक्सेस लगाकर सारी अपनी उस एडवांटेज को भी, और आईएमएफ का तो शायद यही प्लान है कि हम आगे ना बढ़ सकें। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें अक्लमंदी से काम लेना चाहिए, और अगर हम आईएमएफ के टारगेट को मीट करना चाहें, वो भी मुश्किल काम नहीं है, मगर अपने टैक्स को थोड़ा ब्रॉड करें और हम इसकी शरह को कम करें। मगर जो वहाँ ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, वो स्वयं विद होल्डराइजेशन से और घर बैठे हुए टैक्स लेने के अलावा उनको कोई काम नहीं रहा। वो इतनी लथार्जी का शिकार हो चुके हैं कि इजी मनी के ऊपर हुक्ड हो चुके हैं, अपनी जेबों के लिए भी और टैक्स कलेक्शन में, दोनों में इजी मनी का तासुर अगर आप देखें तो आपको वाज़ेह नजर आएगा। तो जरा उस मोड से हट के जहाँ एक्चुअल टैक्स ड्यू है वहाँ लें और टैक्स की शरह को कम करें, तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान इसमें भी आईएमएफ के नंबर्स से बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर पाएगा। अच्छा। यानी लेकिन हम ये सुन रहे हैं कि वो इनकम टैक्स स्लैब को कम करके अपनी जो जीएसटी है उससे कंपनसेट करने का प्लान बना रहे हैं। तो क्या पहले तो ये बताएं कि ये क्या एक रिग्रेसिव स्टेप होगा अगर ये करते हैं, सैलरी क्लास पे इनकम टैक्स स्लैब को कम करना और उसको कंपनसेट करना थ्रू जीएसटी और एनी अदर मींस? जी, अभी तो उनके पास कोई अच्छा फार्मूला मौजूद नहीं है, मगर मैं अर्ज कर रहा था कि अगर आप 7 बिलियन जो रिटर्न्स आई हैं उसका जायजा लें, तो आपको पता चलेगा कि 70% तो सिर्फ जीरो की हैं या बेकार हैं, और बाकी जो बच जाती हैं उसमें अगर आप सैलरी वालों की निकाल दें तो हार्डली आप कहेंगे कि 1 मिलियन ऐसी रिटर्नें हैं जो बिजनेस वालों ने दी, और उसके अगर भी टैक्स का आप देखें तो बहुत ही कम डिक्लेयर हुआ है। अगर उसके मुकाबले में सिर्फ कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर 2000 ना हो तो इतना भी टैक्स इकट्ठा ना हो। अब आप देखिए 95% टैक्स मुसलसल 5 साल से मैंने तजिया करके नहीं, 10 साल से देखा है कि यही एवरेज निकल रही है कि 95% एडवांस से आ जाता है, विद रिटर्न आ जाता है या विद होल्डिंग से आ जाता है। तो फिर एफबीआर क्या कर रहा है? अगर उसने सारा टैक्स, चाहे सेल टैक्स हो या इनकम टैक्स हो, घर बैठे वसूल करना है, तो ये तो फिर इस महकमे की जरूरत ही नहीं रह जाती है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इन चीज़ों को कम करें और एक्चुअल जहाँ इनकम है उसको टैक्स करें। और जो आप देख रहे हैं कि बहुत से लोग अर्बन एरियाज के अंदर लग्जरी लाइफ गुजारते हैं और टैक्स नहीं पे करते हैं, उनको देख कर फिर टैक्स पेयर्स का दिल भी बहुत दुखता है कि भाई हम तो इतना ज़्यादा 50% टैक्स दे रहे हैं रियासत को, और ये लोग जो है हर तरह की लग्जरी भी इंजॉय कर रहे हैं और कोई टैक्स भी नहीं दे रहे हैं। इसी तरह आप लैंड ओनर्स को देख लें जो कुछ काश्तकारी नहीं करते और घर बैठे हुए फी लैंड जो है इतना बड़ा जो है किराया लेते हैं और कोई टैक्स अदा नहीं करते। लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन होलिस्टिकली स्पीकिंग डॉक्टर साहब के वो तो हमारे ब्यूरोक्रेटिक और एफबीआर की नाअहलियां हैं, इनकॉम्पिटेंस है, लेकिन होलिस्टिकली स्पीकिंग फ्रॉम अ मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव इज इट इवन पॉसिबल कि हम 1100 बिलियन रुपीस या हम जो एडिशनल टैक्सेस का सोच रहे हैं वो इस गिरती हुई मरती हुई मईशत से हम निकाल सकें? जी, मैं कहता हूँ टैक्स गैप असल में और नियत के दो हैं। एक तो आपने टैक्स एग्जम्पशंस 3 ट्रिलियन की दे रखी हैं, और उसमें जो मराद याफ्ता तबके की हैं अगर वो आप निकाल दें 1000 अरब, तो आपको फिर इतने नाजायज टैक्स लगाने की जरूरत ही नहीं पेश आएगी। बड़ी बात है तो वो बात ये मैं चाहूंगा इसको दोहराएं नाज़रीन के सामने। आप ये कह रहे हैं कि हम 1100 अरब के नेट टैक्सेस के बजाय 1000 अरब की जो मरात और छूट हमने दी हुई है अशराफिया को, अगर वो खत्म कर दें तो वो आपका जो गैप है वो कंपनसेट हो जाएगा सिर्फ एग्जेम्पशन खत्म करने से। ये एक रास्ता है जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल यही रास्ता है, और अगर आप देखें तो वो क्वांटिफाई हुआ है, क्योंकि टैक्स एक्सपेंडिचर का पूरा चैप्टर इकोनॉमिक सर्वे में छपता है, और अब पहले उसका एनालिसिस होता था, एफबीआर ने वो भी करना छोड़ दिया है क्योंकि उससे उनकी नाअहली और भी ज्यादा साबित होती है, और ये जो हुक्मरान तबकों ने अपने लिए मरात दे रखी हैं वो भी वाज़ेह होती हैं कि भाई ये तो बहुत ज्यादती है कि आप और मैं 50% टैक्स दें और वो बिल्कुल टैक्स ना दें। अच्छा मैं चाहूंगा कि अगर हम थोड़ा सा इसका ब्रेकअप भी देना, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि अशराफिया की जो छूट है अगर खत्म कर दी जाए तो 1000 अरब हमारी मईशत को बच सकता है। तो ये अशराफिया की जो छूट है, जो एग्जेम्पशंस हैं, वो क्या क्या हेड्स में है, इसको भी अगर हम इलैबोरेट करें प्लीज डॉक्टर साहब। जी देखिए, बहुत सी तो उन्होंने जो एक्चुअली ऐसी नहीं है अदारे जो कोई चैरिटेबल काम कर रहे हैं, उस आड़ में अगर आप वो लिस्ट देखें 6 शेड्यूल के अंदर जाकर उन्होंने पूरी एक लिस्ट दे दी है, और उसमें से 99% वो लोग हैं जो कमर्शियली काम कर रहे हैं, मगर इस आड़ में कि वो चैरिटेबल हैं, वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी तादाद है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि कई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनको कि उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ दे रखा है, और वो प्रोटेक्शनिज्म की वजह से बहुत बड़ी खराबी आ रही है
फिर हमारे आप जजेस को देखिए, इतनी वो मरात लेते हैं और उसके ऊपर उनका टैक्स इंसिडेंस सिर्फ 9% आ रहा है। ये क्या मसला हुआ कि अगर आप मरात ले रहे हैं तो उस पर टैक्स दें। फिर आप GORs देखें, इसके अंदर इतनी बड़ी बड़ी आपने बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं और वो भी तो कॉस्ट ऑफ टैक्स ही है ना। फिर आप अपने जरा ये देखिए, बड़े बड़े आप जो है गोल्फ कोर्सेज और रेस्ट हाउसेज और क्या क्या आप टैक्स पेयर मनी से कर रहे हैं। तो टैक्स सिर्फ यही नहीं होता कि आपने वहाँ एग्जम्पशन दी, टैक्स ये भी है कि आपने एक मुसलसल टैक्स पेयर मनी से ऐसी एक्टिविटीज को फंड किया जो कॉस्ट ऑफ टैक्स में आती है। एग्जैक्टली तो यानी लेकिन ये जिस तरह GORs का नाम लिया, गोल्फ का नाम लिया, कोर्सेस का, फिर इनकी तो गवर्नमेंट ने तो सिर्फ हमें हर दफ़ा ये कहा है कि वी आर डूइंग ऑस्टेरिटी, और खासतौर पे अभी रिसेंट क्राइसिस में मिडिल ईस्ट के ये इन्होंने कहा कि हम ऑस्टेरिटी की तरफ जा रहे हैं फेडरल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे। डिस्पाइट दैट 1000 बिलियन की एग्जेम्पशंस है जो इनको हासिल है या मराद इनको हासिल है। ये जो ऑस्टेरिटी करते हैं ऑब्जेक्टिवली इसका क्या इफेक्ट पड़ा फिर इसका मतलब? जी बिल्कुल भी नहीं पड़ा। अभी पिछले दिनों मैं एक होटल में एक कॉन्फ्रेंस पे खिताब करने गया तो मैं हैरान रह गया कि वहाँ 100 गाड़ियां मैंने ऐसी देखी जिस पे ब्लू नंबर प्लेट लगी हुई थी। और वो एक फंक्शन जो था वहाँ चीफ मिनिस्टर साहबा करी थी, तो वहाँ वो 100 गाड़ियां लेकर आने का क्या जवाब बनता था। और वो जिस तरह की याशियां होती है पंजाब में, अगर आप देखें तो आप भी कानों को हाथ लगाएं कि ये तो सिर्फ बराए नाम है। और वो आप देखिए कि उसी टैक्स पेयर मनी से कितने बड़े बड़े सप्लीमेंट छपवाए जाते हैं और किस तरह की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई जाती हैं। ये तो तरीका नहीं होता कि आप टैक्स पेयर मनी को इस तरीके से इस्तेमाल करें। दरअसल मसला ये है कि ना सिर्फ ये कि हमने टैक्स एग्जम्पशनें दी हुई हैं, 90% जो एक्सपेंडिचर भी आप गवर्नमेंट का देखेंगे बिल्कुल ही वो ऐसा है कि जिसे कम से कम 50% को खत्म होना चाहिए और गवर्नमेंट का साइज छोटा होना चाहिए। 90% इन द करंट एक्सपेंडिचर्स, मगर इसकी वजह वो नहीं कौन से एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट के आपको लगता है हेड में जो आपको लगता है कि फजूल हैं जिनको खत्म होना चाहिए? 90% जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर 90%। अब देखिए 110 आपने रखी हुई है वहाँ पे। क्या जरूरत है कि आप पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की जो सवाए नुकसान करने के जिनका कोई काम नहीं है उनको आप क्यों फीड कर रहे हैं टैक्स पेयर मनी से? अभी तो मैंने जिक्र नहीं किया कि आप अपने सर्कुलर हेड को कहाँ जा रहा है। तो ये सब चीजें आप ये सारे जब तक होल्स बंद नहीं करेंगे तो टैक्स का क्या जवाब रह जाएगा कि आप लोगों के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाकर और इन चीजों से फायदा उठाएं। नहीं लेकिन डॉक्टर साहब ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमेशा आसान रास्ते का इंतखाब करती है, और आसान रास्ता ये है कि आप बली का बकरा आवाम को बना दें और उसकी कुर्बानी मांगे और उससे कहें कि आप कड़वा घूट पी लो, और हज़ार रुपए अपने एग्जेम्पशंस और मरात और GORs और गोल्फ कोर्स और ये और वो दे कैन नॉट अबॉलिश देम, और वो उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। और हम जो है सैलरी क्लास हो या PL की सूरत में या इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में हम पे बोझ बढ़ता जाए। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन ये आपको लगता है ये निज़ाम आखिर इस तरह कब तक चल सकता है, ये जो इस्तेसाली निज़ाम है? जी बहुत मुश्किल है। अभी हाल ही में ये 2 दिन पहले इस्लामाबाद में इसी हरकतों की वजह से तंग आकर एक टैक्स पेयर अलायंस बना है और वो अब इसको बाकायदा बहुत एक कॉर्पोरेट शक्ल देकर और बहुत तरीके से एहतजाज करने वाले हैं। लोग तंग आ चुके हैं और जो मैं और आप बातें TV पे करते हैं, अब वो इसके सुनकर और कुछ और अपनी मुसीबत को देखते हुए अब लोगों ने फैसला किया है कि वो ऐसा टैक्स पेयर अलायंस बनाए जिसकी एक भरपूर आवाज़ हो और वो इन चीज़ों के ऊपर एहतजाज करें। और मेरा ख्याल है कि अगर गवर्नमेंट ने आखिर के नाखुद ना लिए तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में बहुत सख्त एहतजाज होंगे इसके ऊपर। सही, लेकिन डॉक्टर साहब इवेंचुअली अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट के पास इसका मतलब रूम है एक्सपेंडिचर साइड को रेशनलाइज करने के, लेकिन हमारा जो माइंडसेट होता है बजट मेकिंग एक्सरसाइज में वो रेवेन्यू मोबिलाइजेशन होता है, ना कि एक्सपेंडिचर रेशनलाइजेशन हो। और ये ओवर द ईयर्स हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा भी होता है। हम जब बात कर रहे होते हैं तो हम ये बोलते हैं कि क्या हम ज़्यादा से ज़्यादा बात करते भी हैं तो टैक्स इंसेंटिव्स की बात कर लेते हैं कि किस सेक्टर को क्या मिलेगा, वरना हम यही ज़्यादा डोमेन होता है कि आपके टैक्स साइड पे क्या मेजर्स होंगे, रेवेन्यू साइड पे क्या मेजर्स होंगे, रेवेन्यू कैसे मोबिलाइज होगा, रेवेन्यू टारगेट्स क्या होंगे। तो वी शुड बी कि हमें फोकस इस पे करना नहीं चाहिए कि आप एक्सपेंडिचर कितना कट करेंगे, एक्सपेंडिचर को कैसे रैशनलाइज करेंगे, कितना एक्सपेंडिचर कट करेंगे, कहाँ से कट करेंगे। दिस शुड बी आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन। आपको नहीं लगता डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल। देखिए 16 साल गुजर चुके हैं और वही मिनिस्ट्रीज जो हमने डिवॉल्व की हैं वो अभी तक सेंटर में भी मौजूद है। 18 मिनिस्ट्रीज को खत्म करने का किशन साहब ने जब पूरा प्लान दिया और फिर वो चले गए रिजाइन करके और वो मिनिस्ट्रियां और बढ़ गई और सूबे भी क्या काम कर रहे हैं कि वफाक से पैसा लेकर मिनिस्ट्रीज और अथॉरिटीज पे अथॉरिटीज बना रहे हैं। तो ये पब्लिक सर्विस भी नहीं हो रही है। जितने ज्यादा महकमे बन रहे हैं उतनी ज्यादा इनएफिशिएंसी आ रही है और उस कदर ज्यादा लोगों को तंग किया जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी भी जो लोगों की आसानी के लिए होती है वो लोगों के लिए अजाब बन रही है। तो पूरे मुल्क का जब तक आप ये सोच नहीं बदलेंगे
जब तक आपने दुरुस्त फरमाया, आप अपने रैशनलाइजेशन नहीं करेंगे, अपने हाउस को ठीक नहीं करेंगे, तो लोगों से किस चीज के लिए कुर्बानी और टैक्स मांग रहे हैं? पहले अपने यहाँ तो कुर्बानी करें, कम से कम खुद तो एहसास करें कि अब हम ये लल्ले तलल्ले छोड़ दें और ये याशे छोड़ दें। अगर ये 5 साल के लिए भी ऐसा काम कर दें तो देखिएगा कि टर्न अराउंड हो जाएगा पब्लिक फाइनेंस में। अच्छा, और इसके अलावा फिर डॉक्टर साहब, ये तो सरकारी हो गया, ये तो चले एग्जेम्पशन है जो अपनी एक अखराजात कम कर सकते हैं। दूसरे वो एवेन्यूज हैं जो कि उस वेस्टेड ग्रुप के या इंटरेस्ट के लोगों के हैं, जिनकी गवर्नमेंट में लॉबीज हैं, जिनके ऊपर हम हाथ नहीं डाल पाते, या हाथ डालते हैं तो हमेशा कोई सियासी रोड ब्लॉक्स आ जाते हैं, वो चाहे रिटेल हो या वो मैन्युफैक्चरिंग में बड़े LTUs हो, लार्ज यूनिट्स हो। क्या आपको लगता है कि वो कितनी एग्जेम्पशंस हैं या मराद हैं जो हासिल कर रहे हैं ऐसे तबकात? जी देखिए, उनके अगर आप उनकी अंडर रिपोर्टिंग देखें या उनकी नॉन रिपोर्टिंग देखें तो बड़ा अफसोस होता है कि हमारा रिटेल सेक्टर जो है वो तो इस तरह बड़ा है, मगर हम आज तक उससे सही टैक्स ही नहीं, आज चाहे चीज स्मगल होकर आए, अंडर इनवॉइस होकर आए, आखिर बिकेगी तो वो रिटेल में ही। अगर हम रिटेल को सही कर लेते, मगर उसके लिए मेरी तजवीज़ ये थी कि आप इसको रेट को 8% लेकर आए और वहाँ पे आप फिर 100% जैसे जापान में है, सिंगापुर में है, मलेशिया में है, फिर आप उसको बिल्कुल किसी को स्पेयर ना करें, तो आपकी इकोनॉमी डॉक्यूमेंट हो जाएगी और लोगों पे बोझ भी कम हो जाएगा और आपका टैक्स भी एक सेक्टर से ही आपको $5 बिलियन आ जाएंगे। लेकिन एक सेक्टर से $5 बिलियन आ जाएंगे? जी ये मेरी स्टडी है। मैंने पूरे रिटेल सेक्टर के जो इस वक्त लोग थे उनके साथ मुलाकात करके, और आपको पता है जिनकी चेन्स है उन्होंने तो अपनी एक एसोसिएशन भी बनाई है और वो चाहते हैं कि वो फौरी तौर पर उनको भी सहूलत हासिल हो, क्योंकि वो तो अब डॉक्यूमेंटेड है, मगर उनको भी आकर तंग करते हैं सेल टैक्स वाले कि आप POS के जरिए सारी पेमेंट ना करें, हमें हमारा हिस्सा। तो वो उनका रोना ये है कि भाई ये तो आकर फिर भी हमसे भत्ता मांग रहे हैं, वो हैं जो डॉक्यूमेंटेड है। और पूरा जब हमने उनके सेक्टर का रिटेल सेल्स जो थी उसकी वेरिफिकेशन करके सारा, जब उसके ऊपर सिर्फ हमने अभी ये तो मैंने आपको जो बताया, अगर 8% का रेट लगाएं तो आपको आसानी से वहां से $5 बिलियन आ जाते हैं। नहीं, लेकिन हमने सर इससे पहले वैट हो या RGST हो, हमने बहुत सी गवर्नमेंट्स के अंदर 2008 से लेकर आज तक देखा है कि इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है। लास्ट तो इमरान खान की गवर्नमेंट में हुआ था, वो शबर जैदी जब थे वो कहते हैं कि नहीं हो पाया, फिर वो RGST था, वैट था, तो वो हम कर नहीं सके ना, वो कहाँ हो पाया? पोटेंशियल तो है लेकिन वी कैन नॉट, हम उसको अभी तक टैप नहीं कर सके। नहीं, उसको मैं समझा देता हूँ। देखिए वो बात ये थी कि जब हम कहते हैं कि वो वैट, उसका अगर आप इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स निकालें वो कभी भी 3-4% से ज्यादा नहीं रहा, क्योंकि उसके ऊपर फ्लाइंग इनवॉइसेज इशू होती हैं, फिर आपको पता है जिस तरह की चीजें होती हैं, क्योंकि पूरी चेन जो थी उसको तो हमने कभी भी डॉक्यूमेंट नहीं कर सके थे। शबर जैदी साहब हो या दूसरे लोग हो, जो बड़ा मसला था वो तो फिगर्स के ऊपर आता है ना। अब अगर आप फिगर्स निकाल के देखें तो बजाय इसके कि आप हर स्टेज के ऊपर टैक्स लगाएं, आप रिटेल के ऊपर जाकर 8% टैक्स लगाएं, आपकी मैन्युफैक्चरिंग भी ग्रो करेगी, आपकी इम्पोर्ट भी ग्रो करेगी, आपकी एक्सपोर्ट भी ग्रो करेगी। ये जो आप हर स्टेज के ऊपर टैक्स लगाने की बात करते हैं VAT की, ये उन मुल्कों का मॉडल है जहाँ पे कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है। ये यूरोप से हमें जो मॉडल लिए हैं उसकी बजाय आप सिंगापुर का मॉडल देखें, आप मलेशिया का देखें, आप जापान का देखें, ये सारे सिंगल एड के ऊपर जाकर टैक्स लगाते हैं। सही, लेकिन सर हमने मॉडल, इसका मतलब सही रेप्लिकेट हम करने की कोशिश कर रहे थे जो हम बाहर से, जो हम नहीं सही था, लेकिन फिर आप क्या रिकमेंड करते हैं? वो क्या मॉडल हो जिसके जरिए हम, जो आप कह रहे हैं ना कि 8% हो और हम $5 to $6 बिलियन टैप कर सके? हाउ टू डू दिस, किस तरह से, और क्या रिटेलर्स भी इस पे वॉलंटियरली करेंगे कि वॉलंटरली वो शामिल हो इसमें? 8% पे तो सब तैयार थे। ये जो अपना शौकत अली साहब के ज़माने में मैंने सबके साथ उनकी 1-to-1 मुलाकात करवाई और सब ने कहा कि आज अगर आप ये करें तो हम सारे के सारे जो है आपको पूरा ये 8% टैक्स खुद इकट्ठा करके देंगे, मगर उसमें फिर करप्शन खत्म हो जाती है, उसमें फिर ये जो बाबू लोग हैं इनकी सारी जो कॉम्प्लिकेटेड लॉज हैं वो खत्म हो जाते हैं, जो मोनोपोली है वो खत्म हो जाती है। तो एक छोटे से वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से हमने अपनी पूरी इकोनॉमी को तबाह किया हुआ, और उनसे हम बिजली के ऊपर सेल टैक्स भी ले रहे हैं और इनकम टैक्स भी ले रहे हैं, उसका कोई जिक्र नहीं करता। तो वो क्यों फिर हम उनसे ले रहे हैं और उसको फुल एंड फाइनल कर देते हैं हम। और बिजली के ऊपर टैक्स लेना सेल टैक्स कहा जाता है, इन ल्यू ऑफ सेल ऑफ गुड्स। ये हरकत क्यों हमने की थी? ये भी तो शबर साहब के ज़माने में हुई है। सही। और अच्छा, ये तो एक सेक्टर है सर, उसके साथ रिटेल के साथ फिर रियल एस्टेट एक बड़ा सेक्टर है, और उसमें तो ट्रिलियंस ऑफ जो ब्लैक भी हो रहा है, और हमने देखा फाइल्स और प्लॉट्स और फिर रियल एस्टेट माफिया बिल्डर्स, ये वो अनटैप्ड है। हमने कई बार हम वो जो आपके जो हम कोशिश करते हैं कि जो FBR रेट है और DC रेट है उसको डिफरेंस को ख़त्म करें, फिर वो वापस भी हुआ, बहुत से इकदाम हुए, वहाँ पे बड़े हमने देखा है माफिया एक्सेस करता है। वो कितना बड़ा पोटेंशियल है?
देखिए वो तो आपको सबको पता है कि वहाँ किस तरह ब्लैक मनी पार्क होती है और किस तरह की हरकतें होती हैं और पूरा पूरा एक माफिया लाइक ऑपरेशंस है वहाँ पे। और ये जाहिर है इसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं, या तो शुगर के कारोबार में या रियल स्टेट के अंदर उनकी इजारादारी है। अगर उसको हम स्ट्रीमलाइन करते हैं और उसके लिए जैसे रीट का निज़ाम बना था और उसको हम डॉक्यूमेंट की तरह, मार्केट भी बेहतर हो जाएगी, प्राइस स्पेकुलेशन की नीचे आ जाएंगी और टैक्स भी आपको मुनासिब मिल जाएगा। मगर ये चाहते नहीं है लोग, ये चाहते हैं कि करप्शन के लिए निज़ाम भी कॉम्प्लिकेटेड रहे, टैक्स के रेट भी हाई रहे। आप जिस टैक्स रेट्स हम रख रहे हैं, जहाँ एक इंडिविजुअल को टैक्स जो है वो 40% देना पड़े, और जहाँ कैपिटल गेन जो है आप उसको कभी कह रहे हैं कि तुम मुझे सिर्फ 10% दे दो, 12% दे दो, 15% दे दो, आप उसे टोटल इनकम में ऐड करें और बस बात खत्म करें। मगर फिर आप अपने टैक्स रेट को रैशनलाइज करें ना, आप कंपनीज के टैक्स को 20% पे लेकर आए और इंडिविजुअल के रेट ऑफ टैक्स को भी मुनासिब रखें, तो फिर हर बंदा टैक्स दे देगा। जब उसे पता है कि 100 रुपए के ऊपर 30 रुपए देकर मेरी 70 रुपए की इनकम वाइट हो जाए तो वो जरूर करेगा। मगर हमने लॉ ये बनाए हुए हैं कि हम जानबूझकर चाहते हैं कि वो अपनी इनकम भी वाइट ना कर सकें और करप्शन का बाजार गर्म रहे। यानी इन इफेक्ट अगर टैक्स रेट कम कर दिया जाए तो टैक्स अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्शन जो है वो बढ़ जाएगा, आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेगा, ये तो सारी दुनिया में हुआ है। मगर हाँ, यहाँ इसलिए नहीं ये होने दे रहे। अब आपके सामने इंडिया एक जमाने में पाकिस्तान का जो टैक्स टू जीडीपी था बराबर था, आज वो 20% पे कैसे गए हैं? तो 10 साल का ट्रेड सर्टिफिकेट बेचा पहले तो ट्रेडर्स को, और उन्होंने कहा कि भाई देखिए अब 10 साल में हम भी अपना डेटा कर लेंगे अगले आने वालों में और आप भी कर लें, और उसके बाद हम आप पे हैवीली आएंगे। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। 10 साल का एक ट्रेड सर्टिफिकेट डिजाइन किया गया कि अगर आपके पास 1 साल के पैसे हैं तो आप 1 साल का खरीदें, और अगर आप 10 साल का यकमुश्त खरीदें तो आपको 30% की राहत मिलेगी। इतना पैसा इकट्ठा हुआ चिदम्बरम साहब के जमाने में कि इंडिया को उसके बाद कभी टैक्स का मसला ही नहीं रहा। फिर उन्होंने सेल टैक्स एक कर लिया गुड्स एंड सर्विसेज पे। अब पूरे इंडिया में एक सेल टैक्स की रिटर्न जाती है, हमारे 4 सूबे में और वफाक में। तो हम तो कारोबार ही नहीं लोगों को करने देना चाह रहे, और उसकी वजह से फिर लोग जो है वो जाहिर है कि दूसरे रास्ते इख्तियार करते हैं। नहीं, और इसकी वजह से आपने देखा कि कितने मल्टीनेशनल और जो ग्लोबल ग्रुप्स थे वो एग्जिट करने लगे। वो चले उनका ग्लोबल शिफ्ट था स्ट्रैटेजी के अंदर के, वो कुछ इस वजह से भी हुआ। लेकिन वन ऑफ द रीजंस वाज हाई टैक्स रेट जो कॉर्पोरेट साइड पर है। ये अगर मैं दुरुस्त कह रहा हूँ डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, देखिए टैक्स हमारा इतना कॉम्प्लिकेटेड हुआ कि जो हमारे यहाँ पहले मुशर्रफ साहब के ज़माने तक एफडीआई आ भी रही थी, वो अब इसलिए भी आना बंद हो गई है कि वो अब इस निज़ाम के मुताबिक एडजस्ट नहीं कर पाते अपनी चीज़ों को। और जाहिर है कि आप जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करेंगे, और इसमें आईएमएफ का मसला नहीं है, ये हमारे जो बाबू बैठे हुए हैं एफबीआर में, उनका माइंडसेट ये है कि आप एक्सट्रैक्शन करें और घर बैठकर आराम से बैठे रहें और बस आपको टैक्स आता रहे। सही सर, तो मेरा ख्याल है फिर जो जड़ है मसले की, वो जड़ फिर क्या आप कहेंगे? इज इट लैक ऑफ विजन? जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी तरफ से कोई कमिटमेंट ही नहीं है उनकी कि वो सही करें, या फिर ये मेन मसला इज एफबीआर कि हम बार बार चेयरमैन बदलते हैं, हम ऑटोमेटेड सिस्टम लाने की कोशिश करते हैं, ह्यूमन इंटरेक्शन को कम करने की कोशिश करते हैं, ट्रैक सिस्टम इंट्रोड्यूस कराते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन कोई भी चीज़ एफबीआर के निज़ाम को दुरुस्त नहीं कर पा रही है? वजह क्या है आखिरकार? जी देखिए, उनका आपस में एक अलायंस है कि आप हमें तंग ना करें, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। अब कितने मैं आपको सेनेटर्स गिनाऊं और मेंबर्स जो सिगरेट्स का काउंटरफीट कारोबार करते हैं, और जिसकी वजह से 2 बड़ी कंपनी यहाँ से अपने प्लांट्स ही बंद करके जाने को तैयार है। अगरचे मैं सिगरेट्स के हक में उस पर ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए, मगर इस लिहाज से तो नहीं कि फिर आप साथ काउंटरफीट को भी प्रमोट करना शुरू करें। तो हमारी हर पॉलिसी का ये नुक्ता नजर होता है कि हम उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो आपस में हैंड ज्वाइन कर लेते हैं। पाकिस्तान अब वो रियासत है जहाँ लॉ मेकर्स का और लॉ कीपर्स का और लॉ ब्रेकर्स का एक अनहोली अलायंस है लोगों के खिलाफ, और इसी वजह से ये सारी खराबियां हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, आईएमएफ हमें कहता है कि ये टारगेट्स हैं, वो हमें नंबर्स बता देता है कि आपका फिस्कल सरप्लस ये होना चाहिए, आपके रेवेन्यू टारगेट्स ये होने चाहिए, और वो हम आपस में बैठ के एक फ्रेमवर्क डिजाइन कर लेते हैं। लेकिन ये जो स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं, ये जो लूप होल्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं गुज़िश्ता कई मिनट से, ये आईएमएफ के डोमेन में नहीं आते। दिस इज अ होम ग्रोन स्ट्रैटेजी, हमारी अपनी होनी चाहिए ना। तो ये कैसे होगी? कोई हमें पुश करेगा इस तरफ, हम कैसे इस तरफ आएंगे? क्या आखिर आपको लगता है होना पड़ेगा, इसके लिए करना पड़ेगा? देखिए, जब आप एक्सपेंडिचर साइड को कंट्रोल नहीं करते और आपने कहना जी हमने तो हर हाल में 25 ट्रिलियन खर्च करना है, तो वो कहते हैं ठीक है, फिर आप बताइए कि इस साइड पर क्या करेंगे। अच्छा, इनके पास कोई प्लान ही नहीं होता। सरप्लस भी ये झूठा शो करते हैं, सूबों से कहते हैं तुम सरप्लस दिखा दो, सारी इनकम उठाकर डाल लेते हैं उसके अंदर स्टेट बैंक की, कहते हैं जी सरप्लस हो गया। ये तो सब फ्रॉड बनाया हुआ है इन्होंने।
IMF कहता है ठीक है फिर मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। डॉक्टर साहब एक सेकंड, अभी हम ये कह रहे हैं कि हमने फिस्कल डेफिसिट जो है उसको कंटेन कर दिया है और हमने कर्टेल किया है, तो और ये सरप्लस जो प्रोविंशियल शो कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं ये ऑल गिमिक है, ये सारा आई वॉश है? जी बिल्कुल, ये सारा आई वॉश है। उनको सब पता है, मगर उन्हें भी हमारी जरूरत है। और जाहिर है जब जरूरत नहीं थी तो आपको पता है कितना वो हम पे हार्ड आते हैं। अब जब फिर दोबारा हमारी जरूरत थी, सब किस्म की वेवर भी दे देंगे, आपको पैसे भी मिलते रहेंगे, और ना हम ठीक होना चाहते हैं। हम तो बिल्कुल इनकॉरिजिबल हो चुके हैं और ये IMF को भी पता है। तो वो हमारे साथ 25 प्रोग्राम ऐसे तो इन्होंने कर लिए और उन्हें पता है कि ये कभी भी अपने आप को ठीक नहीं करेंगे। तो उन्हें भी अंदाजा है कि हम सही नहीं होंगे। अच्छा, इसमें जो हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी और फिर हम NFC के शेयर और डिविजिबल पूल की बात करते हैं कि फेडरल के पास कुछ बच नहीं रहा और अल्टीमेटली प्रोविंसेस के सिवा होना चाहिए, या फिर हम प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट्स है उसको कह देते हैं कि उनकी तरफ से जो उनके अपने रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं है कोई और वो फेडरल पर डिपेंडेंट है और इस वजह से फेडरल गवर्नमेंट सफ़र कर रही है। तो ये भी आपको लगता है कि इज इट अ स्केपगोट या वाकई में ये मसला है? की आवाज में कुछ मसला था। मैं डॉक्टर साहब, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर रहा हूँ 28th अमेंडमेंट की रोशनी में, कि अगर हम जो NFC शेयर की अक्सर बात करते हैं, प्रोविंशियल डिविजिबल पूल की बात करते हैं कि फेडरल के पास कुछ बचता नहीं है, ये स्केपगोट है या ये आपको लगता है कि इज इट ट्रूली अ प्रॉब्लम, ये मसला है कोई, आपको लगता है? नहीं, ये बिल्कुल कोई मसला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये मसला है कि चूंकि हमने केक का साइज बड़ा नहीं किया तो एक हमें इजी स्केपगोट मिला हुआ है कि 18th अमेंडमेंट को जो है हम करते रहे। अगर सूबे भी अपना टैक्स मुनासिब इकट्ठा करें एग्रीकल्चर से और वो एक हमारा गुड्स और सर्विस का टैक्स एक हो जाए तो आप देखेंगे कि ये सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएंगे और थर्ड टीयर की गवर्नमेंट को भी हम अच्छा फंड दे सकेंगे। मगर थर्ड टीयर की गवर्नमेंट बनाए बगैर फर्स्ट और सेकंड टीयर की गवर्नमेंट का कोई मसला नहीं रहता, क्योंकि वो हमेशा एक प्रॉब्लम रहता है जब तक लोगों को डिलीवरी उनके डोर स्टेप पे नहीं मिलेगी और वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ही दे सकती है जो लोकल हो, तो उसको ये बनाना नहीं चाहते। इसमें ये सारे MNA MPs शामिल हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि सिर्फ हम गली नाली और उनका बजट लेते रहें और उसमें करप्शन करते रहें और वही उनका वोट बैंक है। ये इनको लेजिस्लेशन से कोई दिलचस्पी है नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं जो प्रोविंशियल रेवेन्यू कलेक्शन की बात कर रहा हूँ कि अपनी जो रिसोर्सेज हैं प्रोविंसेस ने, वो इंक्लूडिंग KP, सिंध, पंजाब, वो कहते हैं कि जो फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि उन्होंने इस तरह उन रिसोर्सेज को अभी तक ना टैप कर सके हैं, इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी टैक्स हो या दीगर चीज़ें हो, और वो ना उसको इन्फोर्स कर सके हैं अभी तक सूबे, एग्रीकल्चर भी। तो क्या आपको लगता है नाअहली सूबाई हुकूमतों की भी है ना इसमें मजमूई तौर पे? के लिए एक फेडरलाइज्ड टैक्स एजेंसी बनानी पड़ती है, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा टैक्स एजेंसियां बनाते हैं तो ज्यादा करप्शन होती है, डेटा एक जगह इकट्ठा नहीं होता। ये भी एक डिजाइन है, क्योंकि सूबाई सतह के ऊपर टैक्स तभी इकट्ठे हो सकते हैं जब आप उसको एक फेडरलाइज्ड एजेंसी के साथ लिंक अप करें और नीचे थर्ड ईयर की गवर्नमेंट में सबको पता होता है कि कौन सी दुकान कितनी सेल कर रही है, कौन सा आदमी कौन सा बिजनेस कर रहा है। वहां आप ग्रॉस रूट से डेटा उठाते हैं, मगर हमारा तो उल्टा ही तरीकाकार है और इनको तो ये नहीं पता होता FBR में बैठे हुए कस्टम वालों को इनकम टैक्स वाले क्या कर रहे हैं। और वो बड़े बड़े, आपको याद होगा स्कैंडल में जो उन्होंने ओवर इनवॉइसिंग करके बाहर से सोलर पैनल्स लगवा लिए और साथ बैठे हुए कस्टम वालों को ये ना पता चला कि इनका इनकम टैक्स प्रोफाइल क्या है। तो ये तो चाहते ही नहीं है कि इस तरह की जो है डेटाबेस बने जिससे हम हर एक से मुनासिब टैक्स वसूल कर सकें। चलें, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर इकराम उल हक साहब का कि उन्होंने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना मौक़िफ़ दिया पाकिस्तान की मईशत पर, टैक्स के निज़ाम पर। एक ब्रेक के बाद समराइज़ करने आएंगे इस गुफ्तगू को, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन हक़ाइक़, अहम तरीन सवालात, पाकिस्तान के माशी खदोखाल, मुस्तकबिल का माशी मंजरनामा, आइंदा आने वाले बजट से मुतालिक और ख़ास तौर पे इस्लाहात का एजेंडा क्या होना चाहिए, टैक्स निज़ाम से मुतालिक आपके सामने डिस्कस किया डॉक्टर इकराम उल हक साहब के साथ। अहम हक़ाइक़ करे बेनकाब। फीडबैक दीजिएगा फेसबुक, ईमेल्स और एक्स पर। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।